हेलो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में मैं साक्षी शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि आज है संडे और आपको पता है कि संडे के लिए हम आपके लिए वीकली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का एक वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें कि हमारा जो लास्ट वीक गया है उसमें से टॉप फाइनेंशियल न्यूज़ जो बनती है उसको हम आपके साथ वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारी जो ये आज की वीडियो है उसको हम बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं। ये जो हमारी फाइनेंशियल न्यूज़ होती हैं ये आपका कोई सा भी सेक्टर हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो लास्ट वीक गया है उसमें से टॉप 5 न्यूज़ कौन कौन सी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनका एनालिसिस एक बार आपके साथ हम कर लेते हैं। आप अगर हमारे एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारी आज की फर्स्ट फाइनेंशियल न्यूज़ क्या बनी है। हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 541.43 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का वो अब 3.8 अरब डॉलर चढ़कर यानी कि लगभग 3.8 अरब डॉलर बढ़कर वो अब कितना हो गया है 541.43 अरब डॉलर का उसने एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया है। इसी से रिलेटेड अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सार्क देशों में रिजर्व भंडार के मामले में भारत अव्वल रहा है, क्योंकि सार्क देश जो हैं जिसमें कि हमारे 8 जो कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूड हैं। तो सार्क देशों के रिजर्व भंडार की अगर हम बात करें तो उसमें भारत जो है वो सबसे टॉप पर है, क्योंकि ये जो बात है ये विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें सामने आई है। और आपको ये बता दूं मैं कि टोटल जो रिजर्व है उसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स गोल्ड के आधार पर ही ये होता है, क्योंकि ये जो पैमाना है वो सार्क समेत दुनिया के देशों में भारत का जो आर्थिक तरक्की है उसको दर्शाता है और जो उसका स्ट्रांगनेस है उसको भी ये प्रेजेंट करता है। भारत का जो ये विदेशी मुद्रा भंडार जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी कि वो 541.43 अरब डॉलर का नया जो रिकॉर्ड है उसने ये कायम कर लिया है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो ये 21 अगस्त को जो एंड हुआ था वीक उसके दौरान ये था लगभग 537.538 अरब डॉलर के स्तर पर था। 21 अगस्त से पहले लगभग ये 2.296 अरब डॉलर इतना ये इंक्रीज हुआ था। और जो ये विदेशी मुद्रा भंडार है इसने इस वर्ष 5 जून को जो ये हमारा वीक ख़त्म हुआ था तो 5 जून को ख़त्म होने वाले सप्ताह के दौरान पहली बार 500 अरब डॉलर पार करने का इसने रिकॉर्ड भी ये बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1995 के बाद से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भारत का रिजर्व भंडार। बीते अगर हम 6 दशक की बात करें तो बीते 6 दशक में भारत का जो ये रिजर्व भंडार है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि विश्व बैंक की रिपोर्ट जैसे कि हमने आपको बताया ही है तो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि भारत का 1960 में जो कुल रिजर्व भंडार है वो लगभग 67 करोड़ डॉलर था, जो बाद में 2019 में बढ़कर कितना हो गया था 2019 में 463.47 बिलियन डॉलर ये हो गया था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 1995 के बाद से भारत का जो रिजर्व भंडार है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी आई है। और अगर हम सार्क देशों की बात करें तो यहाँ पर कुल भंडार जो है उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश से कोसों आगे है। तो भारत का जो कुल रिजर्व भंडार है उसने 1995 के बाद काफ़ी तरक्की की है। और 1995 में अगर हम भारत का कुल रिजर्व भंडार की बात करें तो ये 22.86 बिलियन था, जिसमें कि 95 के बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता आ रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो है
आरबीआई ने जारी किए पीएसएल से जुड़े संशोधित दिशा निर्देश। पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से जुड़े जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश हैं, वो जारी किए हैं और उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर काफ़ी जोर भी दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं वो क्या पॉइंट्स हैं। आरबीआई ने ये कहा है, जो संशोधित उनकी गाइडलाइंस हैं उसके तहत, कि ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप को सौर ऊर्जा आधारित बनाने के लिए सोलर पावर पॉइंट्स की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो गाइडलाइन आरबीआई ने क्लियर की है उसमें ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप हैं जो, और सौर ऊर्जा जो है उसको बेस्ड बनाने के लिए सोलर पावर प्लांट्स की जो है उनका एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने के लिए भी पीएसएल स्कीम जो है इसके तहत जो होगा वो लोन मिल सकेगा। तो इससे क्या होगा, किसानों को काफ़ी इसका फ़ायदा होगा, उनको लोन मिल सकेगा। और इसके साथ ही ये जो पहल अब करी जा रही है, इसी पहल से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फील्ड है उसमें भी क्रेडिट फ्लो जो है वो बढ़ेगा। इसी के कारण क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा जो होंगी उसके लिए जो कर्ज की यानी कि उसकी एक लिमिटेशन होती है उसको बढ़ाकर भी 2 गुना कर दिया गया है, और इसके साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन की जो लिमिट है उसको 2 गुना इंक्रीमेंट उसका कर दिया गया है, यानी कि लोन की जो लिमिट है उसको भी अब 2 गुना बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय कंपनियों ने रिकॉर्ड किया 31 अरब डॉलर की इक्विटी पूंजी जुटाई। अभी क्या है कि इकोनॉमिक की जो सिचुएशन है उसके जो हालात हैं वो भी बिल्कुल अभी बेकार चल रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो ये खस्ता हालत चल रही है उसके बीच भारतीय कंपनियों ने रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 31 अरब डॉलर की जो इक्विटी है उसको पूंजी को जमाया है, उन्होंने जुटाए हैं। अगर हम एट प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो अप्रैल जून का जो 3rd क्वार्टर है उसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें ज़बरदस्त गिरावट भी आई है। तो पहली तिमाही में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 23.9% थी, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि ये जो गिरावट है ये इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। तो इसी के बीच क्या हुआ कि बैंक जो थे वो सबसे ज़्यादा इसमें अवेयर रहे। तो बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग के क्षेत्र में लगभग 13.68 अरब डॉलर जो हैं उन्होंने इतने जुटाए हैं, और ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 7.05 अरब डॉलर जो हैं इतने जुटाए हैं। उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र में 3.41 अरब डॉलर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग 7 अरब डॉलर जो हैं वो जुटाए हैं। ये हम आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है वो जून की बात बता रहे हैं। दरअसल क्या हुआ था कि कंपनी जो है वो कर्ज मुक्त होने के बाद अब फ्यूचर ग्रुप की रिटेल जो ब्रांच है उसका अधिग्रहण करके उनका जो कस्टमर है उनका कारोबार का जो लेवल है उसको इंक्रीज करना चाहती थी। तो विदेशी निवेशक जो भारतीय इक्विटी है वो खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ भारत के जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 3 महीनों में अगस्त में लगभग 10.3 अरब डॉलर के नए शेयर भी इसमें खरीदे हैं। तो यहाँ पर ये हमने आपको बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में कितना, ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में, उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में लगभग कितने अरब डॉलर जो हैं इन अलग अलग सेक्टर्स में जुटाए गए हैं। नेक्स्ट है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग कंपनी नहीं रही। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक जो है वो अब बैंकिंग कंपनी नहीं रही है, उसका जो दर्जा है वो समाप्त हो गया है। क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का जो बैंकिंग नियमन है उस अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी का जो दर्जा है वो समाप्त हो गया है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को ये जानकारी भी दी थी, क्योंकि लास्ट नवंबर की, पिछले साल के नवंबर की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ने कहा था कि आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के कारोबार जो समाप्त है उसके अलॉटमेंट के बाद ही उसके बाद ये डायरेक्शन जो थे वो लिया गया, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने एक नोटिफिकेशन में ये कहा था कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत
आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है, वो बैंकिंग कंपनी के रूप में कार्य नहीं कर सकती। ये जो व्यवस्था है ये 28 जुलाई 2020 से प्रभाव में आ गई है। अगर हम बात करें आदित्य बिरला कंपनी की, आइडिया पेमेंट्स की, तो 2017 में, अप्रैल 2017 में रिजर्व बैंक से बैंकिंग कंपनी के तौर पर काम करने के लिए इनको लाइसेंस मिला था इनको अप्रैल 2017 में। और इसका जो परिचालन है वो इसने शुरू किया था 22 फरवरी 2018 को इसने अपना परिचालन जो था वो शुरू कर दिया था। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में अगर हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो लगभग इसमें 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो लगभग इसमें 49% इसकी हिस्सेदारी भी थी। और हमारी जो आज की लास्ट न्यूज़ है और टॉप गुड न्यूज़ है वो है GII में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें भारत जो है वह पहली बार टॉप 50 में शामिल हुआ है। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो इसी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने कम से कम 4 पायदान की छलांग लगाई है और भारत टॉप 50 में इंक्लूड हो गया है। टॉप 50 में भारत का जो प्लेस है वो 48वां पायदान है। भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें मेनली जो IIT और IIS जैसे संस्थान हैं उन्होंने देश का मान भी बढ़ाया है। WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये हुआ है कि मुंबई और दिल्ली स्थित जो IITs हैं और साथ ही साथ बेंगलुरु के जो वैज्ञानिक संस्थान हैं इसके तहत ही, इसके अकॉर्डिंग ही भारत ने जो ये टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। और संगठन ने ये भी कहा है कि इनकी बदौलत ही भारत जो है वो नए नए थिंकिंग के साथ ही और लो लेवल के लिए ही भले ही उसकी इनकम के साथ ही इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि GII की सूची जो जारी हुई थी उसको जारी करने से पहले टोटल 131 जो देश थे उनका मेजरमेंट, उनका विश्लेषण किया गया था और उसके बाद ही फिर ये जो लिस्ट है वो जारी की गई थी। इसमें मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं कि WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेट बिजनेस स्कूल द्वारा अभी रिसेंट वेडनेसडे को संयुक्त रूप से ये जो GII की 2020 की लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, जिसके मुताबिक टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो उस पर जो स्थिरता है वो बनी हुई है। इसमें भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम जैसे जो देश हैं वो नवाचार का जो फील्ड है उसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अपना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि लास्ट वीक से रिलेटेड टॉप 5 जो फाइनेंशियल न्यूज़ थी उनके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SP नोटिफायर। टिल देन थैंक यू सो मच। और आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए SP नोटिफायर की टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। टिल देन बी सेफ।